प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, 4th ईयर इंट्रीकेटेड कोर्स में निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आपको मेरा प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इसके अंतर्गत मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992, POA 1992, इसका फर्स्ट भाग पहले बताया था। अब मैं सेकंड जो भाग है इसका उसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें देखिए, सबसे पहले तो जो इसके मूल्यांकन के जो भाग किए गए थे इसके सबके वो 23 खंड किए गए थे। 23 खंडों को मैंने कुछ को तो आपको बताया था, लेकिन 23 खंडों को पुनः आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का पुनर्वलोकन किया गया था, उसमें 18 संशोधन सिफारिशें की थी। ये राममूर्ति समिति के द्वारा, आचार्य राममूर्ति समिति के द्वारा ये सिफारिश की थी। आचार्य राममूर्ति समिति के द्वारा। अब आता है, मैं सबसे पहले इसको ले चलता हूं आपको, जो 23 खंडों में जो बांटा गया है, जिसको POA 1992 कहा गया है। भारत सरकार ने 1992 में इसको जो बांटा गया था उसकी ओर मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, जिसमें मैं आपको पिछली बार 23 लेकिन समय अभाव के कारण आपको पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब पुनः इनको मैं कर रहा हूं। सबसे पहले आता है नंबर 1, नारी समानता के लिए स्त्री शिक्षा। स्त्रियों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाए और इन पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। ये संशोधन था 1992 में, पहला खंड। दूसरा जो खंड आता है वो खंड आता है जिसको ST, SC, OBC, इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये 1992 में ये POA के द्वारा इसमें दूसरा खंड है। इस खंड के माध्यम से जो ST, SC, OBC हैं उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उत्तम शिक्षा की। ये दूसरा खंड था। अब इसी का जो खंड है वो तीसरा जो खंड आता है वो खंड आता है जिसमें अल्पसंख्यकों की शिक्षा। अल्पसंख्यक हैं, उनकी उचित संख्या, अच्छी संख्या एवं समाज में उनका सम्मान, क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं इसलिए समाज में उनकी बहुसंख्यकों के द्वारा अपमान नहीं किया जाए, समान हो और उनकी अच्छी व्यवस्था शिक्षा की जाए अल्पसंख्यकों की। नंबर जो 4 है वो आता है विकलांगों की शिक्षा के लिए अच्छे उचित ऐसे संसाधन एकत्रित किया जाए। अच्छी विकलांगों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, साथ ही अच्छे व्यवसाय के लिए भी उनको प्रेरित किया जाए। अच्छे व्यवसाय के लिए भी उनको क्या किया जाए? प्रेरित किया जाए। इसके बाद में जो नंबर 5 आता है प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा। जो विद्यालय समय पर नहीं जा पाए किसी कारणवश और उनकी आयु 35 वर्ष या उससे ऊपर हो गई है, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा की कार्यक्रम चलाए जाए, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाए और सतत शिक्षा की व्यवस्था की जाए। लगातार चलने वाली शिक्षा होनी चाहिए प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से, जिससे कि वो शिक्षित हो सकें। तो ये 1992 का जो POA था उसका ये 5वां खंड था। छठा खंड है पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा। पूर्व
पूर्व बालकाल में ही उनके लिए पौष्टिक और उसकी की जाए बाल्यावस्था का और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिसको अच्छी खेल खेल के साथ में शिक्षा, खेल खेल के साथ में ही शिक्षा, जिसको किंडरगार्टन वगैरह, एलकेजी यूकेजी भी कहते हैं अंग्रेजी में इनको, जो निजी विद्यालय हैं उनमें है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में भी ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो प्राइमरी पूर्व एजुकेशन है उसको जैसे आंगनवाड़ी सेंटर के माध्यम से, पोषाहार के माध्यम से इनकी ऐसी व्यवस्था की जाए और साथ में शिक्षा की भी इनके साथ में व्यवस्थाएं की जाए। इसके बाद में अगला है वो आता है इसमें कि प्रारंभिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है इसकी भी अच्छी व्यवस्था की जाए। ये भी एक 1992 में पीओए का खंड था जिसको 7वें नंबर पर बताया है, जिसको 7वें नंबर पर बताया है कि इनकी ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं। जब प्राइमरी की अच्छी व्यवस्था होगी, नींव मजबूत होगी, तो वो अपने उसको लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अब साथ में जो मिडिल स्कूल इसी में ही आ गए, प्राइमरी और मिडिल प्राथमिक शिक्षा में ही है। अब आती है अगला है जो माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी इसी के अंतर्गत आते हैं माध्यमिक शिक्षा। इसकी भी एक अच्छी व्यवस्थाएं की जाए, अच्छे परीक्षा परिणाम हो और अधिक से अधिक बालक बालिकाएं इनका लाभ ले सकें, ऐसी सुचारू व्यवस्था की जाए जिससे कि अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार हो और ये लाभ ले सके माध्यमिक शिक्षा। जब प्रारंभिक शिक्षा हो गई, माध्यमिक शिक्षा हो गई, तो जो प्रतिभाशाली जो बालक हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, उनके लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए, साथ में उनको छात्रावास सुविधाएं भी प्रदान की जाए। नवोदय जो विद्यालय है वो हर जिले में कम से कम एक तो होना चाहिए। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। यह 1992 में ये खंड था, इसके अंतर्गत ये किया गया है 9वें खंड में। 10वां खंड है बालक बालिकाओं के लिए व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। व्यवसाय जो व्यवसायिक शिक्षा है उसकी भी साथ में व्यवस्था की जाए, जिससे कि वो बेरोजगार न रहें और रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके बाद में 11वां है उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए, अर्थात कॉलेज लेवल पर भी उनको ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे कि वो अधिक से अधिक ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकें। और कई ऐसे बालक या व्यक्ति हैं जो समय पर विद्यालय नहीं आ पाए, एवं उनके लिए मुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। शिक्षा का समय का बाउंडेशन न हो, जिससे कि वो अपना आर्थिक अर्थ कमाने के लिए कोई छोटा मोटा अपना काम धंधा कर सकें और उसके बाद में वो मुक्त शिक्षा प्राप्त कर सकें। पत्राचार वगैरह, ओपन स्कूल वगैरह ये इसी के अंतर्गत आते हैं, क्रॉसपेंडेंस एजुकेशन और ओपन एजुकेशन, मुक्त शिक्षा। ये 12वां था। 13वां ऐसा आता है कि उपाधि रोजगार, उपाधि की जो रोजगार से विलकता एवं मानव शक्ति नियोजन 13वां, इसके अंतर्गत देखिए उपाधियों को देखने से ही पूर्ति नहीं होगी मानव की, रोजगार से पूर्ति होगी। इसलिए उपाधियों के साथ साथ में उनको रोजगार उन्मुखी शिक्षा होनी चाहिए और मानव का विकास होना चाहिए। डिग्रियां हासिल करिए, डिग्रियों के साथ में अपना व्यवसाय या अपना जो लक्ष्य है उसको भी प्राप्त करिए, बेरोजगार न रहें, इसके लिए वो कर्तव्यनिष्ठ रहें। ये भी एक खंड था। इसके बाद में जो अगला खंड आता है वो आता है जिसको ग्रामीण विश्वविद्यालय संस्थान भी कहा गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों के लिए भी कृषि विश्वविद्यालय हुए, पशुपालन विश्वविद्यालय हुए, ऐसे संस्थानों की स्थापना की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक जो होते आए हैं
वो शहरी क्षेत्रों में ही होते आए, लेकिन इनके लिए प्राथमिकता दी जाए कि ये ग्रामीण क्षेत्र में भी विश्वविद्यालयों की, संस्थानों की स्थापना हो। ये POA 1992 में ये संशोधन किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। ये भी एक खंड है। इसके बाद में अगला जो खंड है 15वां, वो तकनीकी प्रबंधन शिक्षा होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजुकेशन ये भी होनी चाहिए, जिससे कि बालक अधिक से अधिक लाभ ले सके एवं शिक्षा के प्रति उनकी ऐसी जागृति हो, तकनीकी शिक्षा की और मैनेजमेंट एजुकेशन की। ये भी एक 1992 POA का खंड था। अगला जो खंड है वो इस प्रकार है कि अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम भी इनको चलाए जाएं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजुकेशन ऐसी चलाई जाए जिससे कि बालक अधिक से अधिक लाभ ले सकें। जो अनुसंधान है विज्ञान वर्ग के अंतर्गत, कृषि विज्ञान में, और ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जो अनुसंधान और उसके बाद में उनका अधिक से अधिक विकास हो सके, अधिक से अधिक विकास हो सके, ऐसे कार्यक्रम उनके लिए चलाए जाएं। फिर है भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए इस परिप्रेक्ष्य का भी ध्यान रखा जाए कि जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है अपना, इसकी मर्यादाओं को बनाते हुए इसकी भी शिक्षा के माध्यम से इसको अधिक सुरक्षित किया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोई कमियां हैं उनको दूर किया जाए और इस संस्कृति की रक्षा की जाए। इसके बाद में भाषाओं का विकास किया जाए। भारत राष्ट्र की जो भाषाएं हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा है, इसका अंग्रेजी संस्कृत है, इनका कम से कम त्रिभाषा जो सूत्र है, इसके माध्यम से भाषाओं का तो कम से कम विकास किया जाना अति आवश्यक है। भाषाओं का विकास करना तो बहुत ही आवश्यक है, इसलिए त्रिभाषा सूत्र है, कम से कम इसको तो विशेष ही ध्यान रखा जाए। भाषाओं का विकास होगा तो संस्कृति का और शिक्षा का भी विकास होगा, नए नए कौशलों का आविष्कार होगा, नए नए कौशलों का अनुभव होगा, नए नए कौशलों का उपयोग होगा अगर भाषाओं का विकास होगा। भाषाओं का व्याकरणीय शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके बाद में जो अगला है वो इस प्रकार है कि जनसंचार और शैक्षिक जो तकनीकी है, जनसंचार एवं शैक्षिक तकनीकी, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। शिक्षा के ऐसे माध्यम हो जो लोगों तक शिक्षा की अलग जगा सके, जनसंचार हो सके, और तकनीकी जो प्रौद्योगिकी शिक्षा है, टेक्नोलॉजी शिक्षा है, इसका विशेष ही इसमें समावेश किया जाए। अगला है खेलकूद, शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, व्यायाम, इनकी विशेष ही ध्यान रखा जाए। ये 1992 में जो संशोधन हुआ था उसका भी एक ये खंड है। अगला जो खंड आता है वो आता है 21वां, जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, परीक्षा में सुधार किया जाए। जो मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें अधिक से अधिक सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मूल्यांकन जो प्रक्रिया है वो लचीली है, परीक्षा प्रणाली जो परीक्षा है वो लचीली है। आए दिन आपने देखा होगा कि उनका प्रश्न पत्रों का क्या हो जाता है, वो आउट हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। इसलिए परीक्षा प्रणाली जो मूल्यांकन सतत होना चाहिए राष्ट्रीय लेवल पर, और इसकी गोपनीयता होनी चाहिए परीक्षा प्रणाली की। इसमें किसी भी प्रकार की कोई सेंधबाजी नहीं होनी चाहिए। परीक्षा हुई नहीं, उससे 2 दिन पूर्व ही पेपर आउट हो जाता है। तो ये एक
जो परिश्रम करने वाला बालक है उसमें हीन भावना जागृत हो जाती है, और हीन भावना जागृत होने के बाद में वो बालक परीक्षाओं में इतनी रुचि जागृत नहीं कर पाता है, क्योंकि वो समझता है कि मैं मेहनत करूंगा लेकिन मेरे अगले हैं वो तो पेपर आउट करके, पेपर खरीद करके अपना, इसलिए परीक्षा जो मूल्यांकन है इसमें गोपनीयता रखी जाए। जो मेहनती बालक है उसमें किसी भी प्रकार का लेस मात्र भी उसमें हीन भावना जागृत न हो, इसलिए परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन जो व्यवस्था है इसमें सुधार की आवश्यकता है। अध्यापक एवं का जो प्रशिक्षण है वो अच्छा किया जाए। एक विशिष्ट अध्यापकों की आवश्यकता है विशिष्ट विद्यालयों के लिए, और अच्छे जो कर्मशील जो अध्यापक हैं उनके लिए, और अध्यापकों के प्रशिक्षण की ऐसी व्यवस्था की जाए कि सभी अध्यापक अधिक से अधिक नई तकनीकों का प्रशिक्षण के माध्यम से उपयोग कर सकें। नई जो शिक्षा प्रणाली है उनको क्रियान्वित कर सकें। अच्छी अच्छी जो शिक्षा की विधियां हैं उन विधियों का अधिक से अधिक अपने शिक्षण कार्य में उपयोग कर सकें, शिक्षण को प्रभावी बना सकें, शिक्षण को प्रभावी अपने कौशलों के माध्यम से, अपनी तकनीकों के माध्यम से किसी भी प्रकार से शिक्षण को प्रभावी बनाया जाए। इसके लिए प्रशिक्षित अध्यापकों का होना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए ऐसे प्रशिक्षण केंद्र हो जहां प्रशिक्षित अध्यापक हो सकें, और उनका जो प्रशिक्षण है उनका विशेष ध्यान रखा जाए। ये 22वां था खंड, और 23वां जो अंतिम खंड है वो शिक्षा का प्रबंधन। शिक्षा का प्रबंधन ऐसा होना चाहिए, सबको समान शिक्षा, किसी बिना भेदभाव के जो प्रबंधन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, श्रेष्ठ प्रबंधन होना चाहिए शिक्षा का। कोई शिक्षा से ग्रामीण क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, दूर दराज में, वनवासी क्षेत्र में कोई भी बालक बालिकाएं शिक्षा से वंचित न रहें, ऐसी व्यवस्थाएं की जाए। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपका ये 23 खंड थे, इन 23 खंडों के बारे में आपको बताया है। इसके बाद में जो अगला इसमें ये है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो आचार्य राममूर्ति समिति की जो सिफारिशें थी पुनरावलोकन के द्वारा, वो सिफारिशें कौन कौन सी थी उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। तो करीब 18 सिफारिशें थी। कितनी थी? 18 सिफारिश। इसलिए इन सिफारिशों की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। प्रशिक्षणार्थियों, देखिए, जो सबसे पहली जो सिफारिश थी वो माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर बल दिया गया था। बल दिया जाए व्यावसायीकरण पर, माध्यमिक शिक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि बेरोजगार बालक बालिकाएं नहीं रहें और वो अधिक से अधिक व्यवसाय कर सकें, अपने रोजगार को प्राप्त कर सकें समय पर। ये माध्यमिक शिक्षा से ही लागू किया जाए, इस पर बहुत अधिक बल दिया जाए, ध्यान दिया जाए। नंबर 2 है कि जो संवैधानिक प्रावधान जो धारा 45 है, भारतीय संविधान की धारा 45, कौन सी धारा? 45। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो आयु के बालक हैं, 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु के बालक हैं, उन सभी के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा RTE 2009 के माध्यम से जोर दिया गया था। विशेष ध्यान दिया जाए इसके अंतर्गत। इसके बाद में जो आता है वो आता है शैक्षिक एक रूपता के लिए अधिकाधिक उपलब्ध करवाया जाए संसाधन। शैक्षिक एक रूपता के लिए अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं, जिससे कि शैक्षिक एकता बनी रहे।
प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि जो 1986 की जो संशोधित जो सूची है उनमें जो सिफारिश की थी आचार्य राममूर्ति जी ने, उनकी ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, इसलिए विशेष रूप से ध्यान दें आप। अब आता है नंबर 4, जो व्यवसाय से डिग्री का विच्छेदन किया जाए। केवल जो व्यवसाय है उस व्यवसाय में जो डिग्रियां हैं उनका विच्छेदन किया जाए, उनको अलग से किया जाए, व्यवसाय को अलग किया जाए, डिग्रियों को अलग किया जाए। व्यवसाय पर आधारित नहीं होनी चाहिए, रोजगार उन्मुखी डिग्री होनी चाहिए, बगैर उसके रोजगार के डिग्रियां नहीं होनी चाहिए। ऐसा रोजगार हो जिससे कि अधिक से अधिक उन डिग्रियों के माध्यम से व्यवसाय प्राप्त हो सके। और जो दूरस्थ शिक्षा है, डिस्टेंस एजुकेशन, उसको सबल किया जाए और अधिक क्षेत्रों में प्रसार करने की व्यवस्था की जाए। मुक्त जो शिक्षा है, ओपन स्कूल है, डिस्टेंस एजुकेशन है, जिसको दूरस्थ शिक्षा कहते हैं, उनके क्षेत्रों में प्रसार की व्यवस्था की जाए और अधिक से अधिक इस शिक्षा पर बल दिया जाए। जो बालक गरीब हैं, वो गरीबी के कारण कुछ व्यवसाय करते अपना छोटा मोटा, उसको ये दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं की जाए। नंबर 6 है खुले विश्वविद्यालयों एवं खुले विद्यालयों को प्रारंभ किया जाए। ओपन स्कूल्स, ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन स्कूल, जिससे कि बालक अधिक से अधिक लाभ ले सकें। राजस्थान में अपना खुला विश्वविद्यालय कोटा, खुला विश्वविद्यालय कोटा, अपने यहाँ राजस्थान में जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको भगवान महावीर या कुछ ऐसा नाम है, थोड़ा कन्फ्यूजन, तो ये ऐसा खुला विश्वविद्यालय कोटा अपने राजस्थान में है। तो खुला जो विश्वविद्यालय है, खुले जो स्कूल है, ओपन परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी करवाता है। ओपन स्कूल्स माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान भी करवाता है, ओपन स्कूल्स एग्जामिनेशंस। तो ऐसी व्यवस्थाएं की जाए, खुले विश्वविद्यालयों को एवं खुले विद्यालयों को प्रारंभ किया जाए, अधिक से अधिक इनकी संख्या बढ़ाई जाए। इन पर बल देने की आवश्यकता है। खुला विश्वविद्यालय, इसके बाद में मूल्य जो शिक्षा है इन पर बल दिया जाए, नैतिक शिक्षा पर, मूल्यों पर, एजुकेशन के जो क्या मूल्य हैं उन मूल्यों पर बल देने की आवश्यकता है। उन पर मूल्यों को, जो मूल्य हैं शिक्षा के, उन मूल्यों को अधिक से अधिक उनका प्रचार प्रसार किया जाए और उनको विशेष महत्व दिया जाए। जो नैतिक मूल्य हैं, छात्रों के शिक्षा के प्रति क्या मूल्य हैं, उन मूल्यों को अवगत करवा करके बालक को अधिक से अधिक मूल्यों पर बल दिया जाए। जो मूल्य शिक्षा है इस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान स्थितियों में बालकों के लिए मूल्य जो एजुकेशन है, मूल्य शिक्षा है, इस पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, नंबर जो 8 आता है मेरा, वो आता है प्रौढ़ शिक्षा एवं सतत शिक्षा। जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है, इसको एक जन आंदोलन का रूप दिया जाए। अरे शहरों में तो कम मिलते हैं प्रौढ़ शिक्षा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में वह ऐसी व्यवस्था की जाए, वह प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाए, जिससे कि वहाँ
अधिक से अधिक लोग फायदा उठा सकें, शिक्षित हो सकें, संस्कारवान हो सकें। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको ये सिफारिश की थी राममूर्ति समिति ने पुनरावलोकन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद में 1992 में, तो उसके बारे में 18 जो सिफारिशें हैं उनमें मैंने आपको 8वीं जो सिफारिश है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाया जाए। जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है इसको जन आंदोलन, मतलब प्रत्येक व्यक्ति इससे परिचित हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति इससे क्या हो जाए, परिचित हो जाए कि प्रौढ़ शिक्षा भी कोई एक कार्यक्रम है, इसको जन आंदोलन लोगों तक पहुंचाया जाए। और 10वां है बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए। जो बालिका, देखा होगा आपने, सरकार ये प्रयास करिए, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन, इसमें भामाशाहों के द्वारा, प्राइवेट स्कूल के द्वारा सरकार इनके लिए फंड एकत्रित करती है। इसलिए बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। अपने यहाँ राजस्थान में शिक्षा का स्तर तो केवल 22.4 ही है, इसलिए यहाँ बालिका शिक्षा पर बहुत अधिक बल देने की आवश्यकता है। राजस्थान में जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है इसके लिए बहुत आवश्यकता है, इसमें बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए। इसके बाद में बुनियादी जो प्राथमिक शिक्षा है, फाउंडेशन एजुकेशन, बुनियादी, इसको गुणवत्तापूर्ण रखने पर बल दिया जाए। प्राइमरी स्कूल अगर नींव बुनियाद अगर मजबूत होगी तो उच्च शिक्षा आसान मंजिलों को प्राप्त कर लोगे। उच्च शिक्षा की जो आसान मंजिलें हैं आपकी, वो प्राप्त कर लोगे अगर बुनियादी आपकी मजबूत है, प्राथमिक शिक्षा अगर आपकी मजबूत है तो आप बुलंदियों को छू सकते हो। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बड़ा आनंद आ रहा है, आप ध्यान पूर्वक सुने। देखिए, अगर बुलंदियां आपको भी प्राप्त करनी है तो शिक्षा पर ध्यान दीजिए। चाहे वो शिक्षा ही है, इसलिए प्राथमिक शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए बहुत अधिक बल दिया जाना चाहिए। देश की इस समय कोविड-19 के तहत बड़ी विपरीत परिस्थिति चल रही है, इसलिए ऑनलाइन जो क्लासेज चल रही हैं, ऑनलाइन जो एजुकेशन चल रही है, ऑनलाइन जो, इनका आप विशेष लाभ उठाएं। समय निकाल करके सदुपयोग करें समय का। भगवान की जो परिस्थितियां हैं, या जो कोरोना का कारण ऑनलाइन जो क्लास चल रही हैं, इन क्लासों का बड़ा आनंद लें, अधिक से अधिक लाभ उठाएं प्रशिक्षणार्थियों। फिर मिलेंगे तब तो बात एक अलग है, लेकिन वर्तमान स्थितियों को है तेरी की। हाँ, तो इसमें चल रहा था प्रिय प्रशिक्षणार्थियों कि बालिकाओं को शिक्षा पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। इसके बाद में देखिए, देश के प्रत्येक जिले में, मैंने आपको बताया, नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाए। देश के जो प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालयों की स्थापना हो, जिससे कि आधुनिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। नवोदय विद्यालय जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए अच्छी उत्तम शिक्षा की व्यवस्था कर सकें। इसके बाद देश के जो उच्च शिक्षा में विविध प्रकार के, देश की जो विविध प्रकार की जो शिक्षा है, इसकी जानकारियों के लिए एक अनुसंधानात्मक अनुसंधान किया जाए। इसको पुनः समझिए। देखिए, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा पर, कॉलेज शिक्षा पर जो विविध प्रकार की जो जानकारी है, उनके लिए अनुशासनात्मक अनुसंधान किया जाए।
जिससे कि प्रत्येक बालक को इसकी जानकारी मिल सके। और अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी जो शिक्षा परिषद है, अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद को सतत किया जाए, मजबूत किया जाए। इसके बाद में जो खेल कूद है, शारीरिक शिक्षा है, योग शिक्षा है, व्यायाम है, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे कि बालक अधिक से अधिक इसका लाभ ले सकें। इसके बाद में एक सक्षम मूल्यांकन, एक सक्षम मजबूत जो मूल्यांकन है वो प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रेरित की जाए। सतत जो मूल्यांकन है, सक्षम मूल्यांकन, उस प्रक्रिया को अपनाया जाए। और शिक्षा में अधिक से अधिक जो व्यक्तियों की भागीदारी है वो सुनिश्चित करने के लिए एक विकेंद्रीकृत, कैसा विकेंद्रीकृत जो प्रबंध व्यवस्था है आदि कार्यक्रमों को सुझाव दिए जाएं। विकेंद्रीकृत जो कार्यक्रम हैं उनके लिए अधिक से अधिक क्या दिए जाएं, सुझाव दिए जाएं। और राष्ट्र में जो विद्यालय के शिक्षा के रूप में इसको +2 अपनाया जाए। 10+2 अर्थात +2 का मतलब हो गया सीनियर जूनियर, जूनियर सीनियर, जूनियर सीनियर के प्रयास किए जाएंगे राष्ट्र में सभी। इसके बाद में जो 18वां है अंतिम, वो इस प्रकार है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा एवं राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की सहभागिता से भी ली जाएगी। इनमें आपस में मेल जोल किया जाए तीनों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की सहभागिता ली जाए। इनमें किसी भी प्रकार का इनमें मतभेद न हो, समान लक्ष्य हो इनका। तो प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आज आपको इसमें जो कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 जिसको PO 1992 सेकंड के माध्यम से मैंने आपको ये 23 जो खंड थे, इन 23 खंडों पर प्रकाश डाला है, आपको समझाया है। इसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का पुनरावलोकन करने के बाद में जो राममूर्ति आचार्य राममूर्ति जी ने जो सिफारिशें की, उस समिति के माध्यम से 18 सिफारिशों को भी मैंने आपको समझाया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी, तो मैंने आपको इसमें जो 18 सिफारिशें थी, इनमें मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकता पर बल दिया जाए और जो धारा 45 है भारतीय इसके तहत जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जो बालक हैं, उन बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए और शैक्षिक एकरूपता व समान जो अधिकारिक उपलब्ध कराए जाएं, समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाएं। उसके बाद में जो व्यवसाय से डिग्री का विच्छेदन किया जाए। उसके बाद दूरस्थ शिक्षा है, इसको प्रबल बनाया जाए, डिस्टेंस एजुकेशन को सशक्त बनाया जाए और इसका प्रचार प्रसार करने की व्यवस्था की जाए। उसके बाद में जो खुले विश्वविद्यालय हैं, खुले स्कूल हैं, उनके लिए महत्व दिया जाए, उनको प्रारंभ किया जाए जो बंद हैं। राजस्थान में कोटा खुला विश्वविद्यालय। इसी प्रकार से जो मूल्य शिक्षा है, इस पर अधिक बल दिया जाए, जो नैतिक मूल्य है इनका विकास किया जाए और प्रौढ़ शिक्षा जो कार्यक्रम है इसको जन आंदोलन का रूप दिया जाए। प्रौढ़ शिक्षा जो कार्यक्रम है इसको जन आंदोलन का रूप दिया जाए और जो प्राथमिक शिक्षा की जो बुनियादी है वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, उस पर बल दिया जाए और बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए और देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए,
जिससे कि आधुनिक विद्यालयों का स्थापना हो सके। और उस शिक्षा में जो विविध प्रकार की जानकारी देने हेतु इनके लिए एक अनुसंधान किया जाए और अखिल भारतीय जो प्रौद्योगिकी जो शिक्षा परिषद है इसको सुदृढ़ मजबूत किया जाए। और खेलकूद, शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा है, इसको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए और एक सूक्ष्म मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रयास किए जाएं। शिक्षा में अधिकाधिक व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो विकेंद्रीकृत जो रूप है, विकेंद्रीकृत, इसके प्रबंधन की व्यवस्था की जाए और सुझाव दिए जाएं। और राष्ट्र में विद्यालय के जो शिक्षा का रूप है इसको +2 के रूप में अपनाए जाने के प्रयास किए जाए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, इनके लिए सहभागिता भी ली जाएगी, ऐसे प्रयास किए जाएं। इसके लिए आपको पुनः बारंबार धन्यवाद। थैंक यू।